हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी यूनिट को। और आपको बता दें बच्चों, ये जो यूनिट है बहुत ही मस्त है, यानी कि कहे तो बहुत ही प्यारा है। और हाँ बच्चों, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हम आपको बता दें, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अभी जो आपकी एग्जाम हुई है बीपीएससी बिहार टीचर में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे गए हैं। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ईवीएस का जो पोर्शन होता है वो इकोलॉजी से ही पूछा जाता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी होता क्या है? तो बच्चों यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपको किसी भी भाषा में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हम बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको समझाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं की जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी क्या है? तो पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है। यानी कि जो ये इकोलॉजी है वो बायोलॉजी कहिए या ज्योग्राफी कहिए, उसका एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जीव और उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। एक बात समझिए, जैसे हम यहाँ पे है ना, जैसे ये कमरा है, ठीक है, हम यहाँ पे आप देखेंगे बाहर एक हमारे वातावरण है, उसमें हवाएं हैं, पानी है, पेड़ पौधे इत्यादि ये सब है। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जीव है और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। तो बच्चों उसी संबंध के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो फिर से एक बार रिमाइंड करा दे आपको कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की या भूगोल की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदाय, यानी यहाँ पर हम लोग केवल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जीवों की बात करें, जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है या करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो याद रखिएगा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। यानी कि वही बात कहा जा रहा है कि जो जीव है और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन हो रही है, किस प्रकार से जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इसी का अध्ययन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिएगा, यहां पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओडम। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओडम। तो बच्चों देखिएगा, ओडम साहब ने क्या किया है, तो एक डिफिनीशन दिया है। ओडम साहब ने एक डिफिनीशन दिया है जो कि है, देखिएगा, पारिस्थितिकी पारितंत्र के संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है। तो ओडम साहब क्या कहते हैं? तो ओडम साहब कहते हैं कि ये पारिस्थितिकी क्या है? तो जो पारिस्थितिकी है वो परितंत्र के संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन है। यानी कि पूर्ण रूप से कहा जा रहा है कि एक जो इकोसिस्टम है, जिसको हम हिंदी में परितंत्र कहते हैं बच्चों, एक जो इकोसिस्टम है उसकी जो संरचना बनी हुई है वो, और इकोसिस्टम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन सभी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओडम, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो प्रोफेसर ओडम साहब हैं इनको हम लोग आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक यानी कि मॉडर्न इकोलॉजी के जनक के नाम से जानते हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जो डिफिनीशन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम के संरचना और कार्य का जो अध्ययन होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बहुत ही आसान है। आई होप कि डिफिनीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टर्म इकोलॉजी का। तो बच्चों देखिएगा, जो टर्म इकोलॉजी है इसको सबसे पहले फर्स्टली क्वाइंड बाय एच रेटर इन 1868। यानी कि इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था एच रेटर। एच
राइटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पे एच राइटर नहीं रहता है, उसके जगह पे ई हैकेल रहता है, ई हैकेल रहता है, तो बच्चों आप इसे ही टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूज किया गया था किसके द्वारा, ई हैकेल के द्वारा 1869 ईस्वी में। यानी कि 1868 में एच राइटर ने दिया था, लेकिन यहाँ पे यूज किससे के द्वारा किया गया, तो ये हैकेल के द्वारा यूज किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी के भारतीय जनक, इकोलॉजी के जो भारतीय जनक हैं वो कौन है, तो वो है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है वो क्या है, तो भारत के यानी कि इंडियन जो इकोलॉजी के फादर हैं वो रामदेव मिश्रा हैं। दूसरी बात कि अगर हम फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें, बच्चों याद रखिएगा हमने मॉडर्न की बात की थी, तो उसमें दूसरा कोई आया था, ओडम साहब आए थे, और यहाँ पे हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो फादर ऑफ इकोलॉजी में आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब आते हैं। यानी कि जो पारिस्थितिकी है उसके जनक कौन है बच्चों, तो पारिस्थितिकी के जनक है आपके अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी के ब्रांच को, कि बच्चों देखिएगा इकोलॉजी के कौन कौन से शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा जो इकोलॉजी की शाखाएं हैं, पारिस्थितिकी जो शाखाएं हैं, उसमें पहला है जिसको हम ऑर्टेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्टेकोलॉजी कहते हैं। अब ये ऑर्टेकोलॉजी क्या है तो समझिए, देखिए जब किसी एक ही जंतु या एक ही जाति के सभी मेंबरों का अध्ययन उनके वातावरण के साथ किया जाता है। मतलब एक बात समझिए, एक जीव है, ठीक है, या इस जीव के एक ही जाति के ये जो जीव है और उनके चारों तरफ का जो वातावरण है, इनके बीच में जो संबंध होगा उसका जब अध्ययन करेंगे। एक बात समझिए, एक ही जाति के, जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, तो एक ही जाति यानी कि केवल मनुष्य जाति हैं, और हमारे चारों तरफ का जो क्या है परिवेश है, उसके बीच में जो हम लोग संबंध का अध्ययन करेंगे बच्चों, उसी को हम लोग ऑर्टिकोलॉजी के नाम से जानेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसे स्वपारिस्थितिकी ऑर्टिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्टिकोलॉजी कहा जाता है। चलिए, इसके अंतर्गत जीव जैविक क्रियाओं, उनका वितरण, जैविक और अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिएगा, समझिएगा, अगर हम परिवेश की बात करते हैं ना बच्चों, तो उसमें परिवेश में आपके दो प्रकार के घटक आते हैं। एक आता है जैविक घटक, एक आता है अजैविक घटक। जैविक घटक में जैसे कि हम लोग आ गए, जिसमें प्राण होता है, पेड़ पौधे आ गए, कोई जानवर आ गया, और उसके बाहर का अजैविक घटक जैसे कि मान लेते हैं कि जल हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, इसके बीच में एक दूसरे से संबंध होता है, और इसी संबंध को बच्चों हम लोग इकोलॉजी में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश की बात करेंगे तो देखिएगा, ऑर्टिकोलॉजी को हम लोग स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीसीज इकोलॉजी, जाति पारिस्थितिकी। याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसके स्टडी कर रहे हैं, तो केवल एक ही जाति के एक जीव या उसके समूह यानी कि उसके जो सदस्य हैं उनके अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इन दिस ब्रांच वी स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सिंगल स्पीसीज। जो हमने आपको हिंदी में बताया वही इंग्लिश में है कि इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, तो जीव, कोई एक जीव या उसके एक स्पीसीज है, उसके जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है बालक, चलिए, तो आई होप कि ऑर्टिकोलॉजी समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगी ऑटो इकोलॉजी होता क्या है। चलिए, अगला है जिसको हम लोग कहते हैं साइनिकोलॉजी। ये इकोलॉजी का दूसरी ब्रांच है जिसको हम लोग साइनिकोलॉजी कहते हैं। तो समझिएगा साइनिकोलॉजी क्या है, तो इसमें किसी क्षेत्र की पूरी, जैसे कि मान लेते कोई एक एरिया हो गया, समझिएगा एक एरिया हो गया, अब इस एरिया में जितने भी जीव हैं, इस एरिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, और इनके चारों तरफ का जो वातावरण है, चारों तरफ का जो वातावरण है उसके बीच में जो संबंध होगा, उसके अध्ययन को हम लोग साइनिकोलॉजी कहेंगे। एक बार से सुनिएगा, इसमें किसी क्षेत्र के पूरे जीव समुदाय तथा पर्यावरण बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के
बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, जैविक समुदाय के अंतर्गत सभी जंतु और पौधे आते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो बायोटिक होंगे, कौन होंगे, बायोटिक जो कंपोनेंट होंगे उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके आते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे। और एबायोटिक में तो इसलिए देखिएगा, इसलिए समपारिस्थितिकी यानी साइकोलॉजी का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें प्राणी और पौधे में आपसी संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जंतु और प्लांट दोनों के बीच में हम लोग एक प्रकार का जो संबंध है, इंटरेक्शन है, एक दूसरे पर जो निर्भरता है, एक दूसरे पे लाभान्वित होने की जो संबंध है, तो उसी के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग कर पाते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो समझिएगा, इन दिस ब्रांच वी विल स्टडी अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि हम यहाँ पे किसी समुदाय और उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसी के अध्ययन को बच्चों हम लोग यहाँ पे करते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत, जिसको हम लोग साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। बच्चों अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल से आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आप एक बार से पढ़िएगा। और बच्चों यहाँ पे हम आपको बता दें, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे और भी दिक्कत नहीं होगा कि आप जब पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे तो वहां पे यही होगा कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमको डिस्कस करना है, वह है इकोसिस्टम, जिसको हम लोग पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा पारितंत्र का। अब ये इकोसिस्टम यानी पारितंत्र होता क्या, पारितंत्र होता क्या, जैसे कि देखिए एक कमरा है, इसमें हम हैं, ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव भी होंगे, मच्छर भी होंगे, छिपकलियां भी होंगी, हवा मिट्टी ये सब है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हवा मिट्टी छिपकलियां हम लोग ये सब मिल करके क्या करते हैं, तो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक बोले तो एक एरिया बनता है जिसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए इकोसिस्टम क्या है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनोन्य क्रिया होती है तथा प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि देखिएगा, जैसे कि जीव हो गए और ये जो हमारे भौतिक वातावरण हो गया, उसके बीच में इंटरेक्शन होती है। अब इंटरेक्शन कहने का मतलब किस प्रकार से होता है, तो देखिएगा, इंटरेक्शन कहने का मतलब जैसे कि हवा है, ठीक है, पानी है, तो पानी हमको जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। हवा है तो हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। ये सभी क्या है, इंटरेक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, इंटरेक्शन एक प्रकार से बोले तो अनोन्य क्रिया इसको कहते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता कहते हैं। तो इसी को हम लोग स्टडी करते हैं एक बड़े से क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो देखिएगा, किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। यानी कि याद रखिएगा, जीव और वातावरण, यानी कि कुल मिला के देखिएगा कि यहाँ पे बात की जा रही है बायोटिक एवं एबायोटिक की, एबायोटिक कंपोनेंट की। यानी कि बायोटिक यानी कि जैवीय घटक और एबायोटिक मतलब अजैवीय घटक। जैवीय घटक और अजैवीय घटक एक दूसरे में मिल करके क्या करते हैं, तो परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। An ecosystem consists of all the organism and the physical environment with which they interact। यानी कि क्या कहता है इकोसिस्टम, क्या कहता है, इसमें रहता है सभी जीव रहते हैं और उसका एक जो भौतिक वातावरण होता है जिससे वे क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। देखिएगा, these biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flow। और यहाँ पे साथ साथ एक पॉइंट्स और भी ऐड किया गया इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या, ये जो जैवीय घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक दूसरे से जुड़ते हैं किसके द्वारा, तो न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्रण, और दूसरा होता है एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह। यानी कि एक जीव दूसरे जीव से
या जो एबायोटिक कंपोनेंट है और जो बायोटिक कंपोनेंट है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा? तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स और एनर्जी फ्लो के द्वारा। ठीक है, जैसे कि समझिए सूर्य से क्या आएगी, सूर्य से किरणें आएंगी, उसमें जो एनर्जी होगा उसको पौधे ग्रहण कर लेंगे, उसको एक एनिमल खाएगा, अब एनिमल वो एनर्जी चला गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, तो जो ऊर्जा पौधे को मिलेगी वो ऊर्जा उस जीव में, फिर उसको खाने वाले उस जीव में, फिर उसको खाने वाले उस जीव में। यानी कि कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है और वो जीव मर जाएगा अंत में, तो उसको सड़ा दिया जाएगा और वही ऊर्जा किसी दूसरे रूप में फिर से वातावरण में चले जाएंगे, जिसको हम लोग पोषक चक्रण भी कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अब देखिएगा, एनर्जी इंटर्स द सिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखिए कहा जा रहा है ना कि जो इकोसिस्टम है या सिस्टम यानी कि जो तंत्र है उसमें एनर्जी कैसे पहुंचता है, तो यहाँ पे एक तरीका है जो कि है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि पौधा क्या करेगा, सूर्य की किरणों को ग्रहण करेगा, उसमें जो ऊर्जा होगी उसको ग्रहण करेगा। और बच्चों आपको बता दें कि सूर्य का जो रेडिएशन एनर्जी होता है उसको पौधे ग्रहण करके उसका उपयोग अपने भोजन के निर्माण में करते हैं, और उसकी जो एनर्जी होती है वो भोजन के रूप में या उनके शरीर में वो ग्लूकोज के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर कर ली जाती है। ठीक है, चलिए, एन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट्स टिश्यू। अब देखिए, यानी कि ये जो ऊर्जा है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होती है, तो एक सिस्टम में प्रवेश करती है और किस रूप में इनकॉर्पोरेट हो जाती है और किस में चली जाती है, तो वो पौधों के जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जमा हो जाती हैं। अब उन पौधों को हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे, तो हमको भी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वहां पर किसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, किसका जमा हुआ था, तो बच्चों उसमें ग्लूकोज का जमा हुआ था और ग्लूकोज में ही क्या उपस्थित होता है, तो एनर्जी उपस्थित होती है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रही होगी। अगले बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से इसको प्रदर्शित किया था। तो सबसे पहले एक बात ध्यान किया, जो इकोसिस्टम है टर्म इसको देने वाला साइंटिस्ट है जिनका नाम है एजी टेंसली, 1935 ईस्वी की बात है। अब जो वैज्ञानिक है, अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग मत दिया था, यानी कि अलग अलग नाम दिया था इकोसिस्टम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कार्ल मोबियस की। तो कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस कहा था। फिर फॉर्ब जो है इन्होंने माइक्रोसम था, और फ्रेडरिक ने इसे होलोसिन कहा। क्या कहा था बच्चों, होलोसिन कहा था। फिर यहाँ पे थिनमैन की बात करेंगे, तो थिनमैन ने इसे एक बायोसिस्टम के रूप में प्रदर्शित किया था। फिर दूसरा सुकाचेव है जिन्होंने बायोजियोसिनोसिस नाम दिया था, और अंत में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कोस्टेलर, इन्होंने इसे होलोन के नाम से विख्यात किया था। तो यानी कि यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इकोसिस्टम को अलग अलग नामों से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, जिसे हम लोग इस वीडियो में जान रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि देखिएगा, हम इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश करने वाले हैं बच्चों। अभी तक जो कुछ भी हमने देखा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को देखा, अभी हमने इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश नहीं किया, तब हम धीरे धीरे इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश करते हैं। मतलब कि अभी आप समझिए कि हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब जाकर के हम लोग धीरे धीरे, यानी कि इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा टेलर था, अभी इकोसिस्टम खत्म नहीं हुआ। तो बच्चों एक बात और, यह आपका जो इकोसिस्टम का जो चैप्टर है वो लगभग 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। क्या बच्चों, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, तो एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है। अर्थ इज अ लार्ज इकोसिस्टम। हमारे पृथ्वी एक बहुत बड़ी क्या है, तो एक परितंत्र है। आप नोट डाउन कीजिएगा कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है, परितंत्र है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अब इस परितंत्र में यानी इस पृथ्वी में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये सन है, और सन से ही क्या हो रही है, ऊर्जा आ रही है इस पृथ्वी में। तो बच्चों आपको हम बता दें कि जो पृथ्वी पे एनर्जी का जो मेन सोर्स है, जिसको यूनिवर्सल सोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो बच्चों वो क्या है, सोलर एनर्जी, जो कि कहां से आती है, सन से आती है। कहां से आती है, सन से आती है।
आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पे हम लोग आगे पहुंचते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ये इकोसिस्टम। देखिएगा, जो इकोसिस्टम होता है ना बच्चों, तो इकोसिस्टम में आपके दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? तो इकोसिस्टम के घटक की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैवीय घटक। जैवीय घटक की बात करेंगे और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे अजैवीय घटक की। अजैवीय घटक की एक बात समझिए बाबू, जो बायोटिक कंपोनेंट है आप इसको समझिएगा, जिसमें क्या रहे? प्राण रहे। जिसमें प्राण रहे उसको बायोटिक कंपोनेंट, और जिसमें प्राण नहीं रहे उसको एबायोटिक। यानी कि जो क्या हो, जो सजीव हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। और जो निर्जीव हो, क्या हो जी? निर्जीव हो, यानी कि जो नॉन लिविंग हो उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। इतना तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि निर्जीव और सजीव क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सजीव और निर्जीव। अब यहाँ पे एक बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे ना तो आपको इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक, कितने प्रकार के कंपोनेंट मिलेंगे? दो प्रकार के। एक जिसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी, क्या कहेंगे? एक बोलेंगे जिसको हम स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक, और एक जो आपको मिलेंगे परपोषी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या मिलेंगे? परपोषी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे खास बात बताई जा रही है कि देखिएगा, ये जो स्वपोषी हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, यानी कि देखिएगा इसके अंतर्गत क्या आएंगे? पौधे आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? पौधे आएंगे। और फिर यहाँ पे जो परपोषी कंपोनेंट है इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो इसके अंतर्गत आएंगे एनिमल्स, यानी कि जंतु आ जाएंगे, और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्मजीव आ जाएंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमने देखा कि दो प्रकार के हैं, एक ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आ रहे हैं और हेटरोट्रॉफिक में आपके एनिमल्स और सूक्ष्मजीव आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इधर भी देख लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के। तो बच्चों याद रखिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट में आपके मिट्टी आता है, फिर एयर आता है, और फिर ये वाटर आते हैं। यानी कि मिट्टी, हवा और जल। मिट्टी, हवा और जल। मिट्टी, हवा और जल क्या है? ये एक सिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है आपके सामने है कि ये इकोसिस्टम को कैसे कैसे हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इकोसिस्टम को जनरली सबसे पहले हम दो हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में बांटेंगे? दो हिस्सों में। एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा एक आर्टिफिशियल। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र, और इधर हो जाएगा आपका मानव जनित या मानव निर्मित, या इसे हम कृत्रिम भी कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र। तो बच्चों देखिए, इकोसिस्टम मुख्य रूप से कितने हैं? दो हैं। एक है आपका नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। आप समझिए, जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये आपके दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं समझिएगा। सबसे पहले एक होता है स्थलीय, स्थलीय हो जाएगा। और बच्चों स्थलीय में आप क्या आएंगे? ग्रासलैंड यानी कि मैदान, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। ये है आपके स्थलीय परितंत्र। एक मैदान है, दूसरा मरुस्थल है, तीसरा जंगल है। अब अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक, तो बच्चों ये है जलीय।
कैसे परितंत्र हैं आपके? ये तो जलीय परितंत्र है। अब देखिए जो जलीय परितंत्र है ये भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बच्चों? दो प्रकार के हैं। एक है फ्रेश वाटर यानी कि एक बोलते हैं मृदु जल, मृदु जलीय, ठीक है। एक है मरीन यानी कि इसको हम लोग कहते हैं समुद्र जलीय यानी कि लवणीय जल, ठीक है। लवणीय जल वाला, ठीक है, ओके। अब देखेंगे, आप समझिएगा। अब जो फ्रेश वाटर है इसमें भी आपके दो आते हैं। एक होता है स्टैग्नेंट और एक होता है फ्लोविंग वाटर। अब देखिएगा, मान लेते हैं एक पोखरा है, पोंड, ठीक है। क्या है बच्चों? एक पोखरा है, ठीक है, एक पोखरा है। अब आप बताइए, क्या पोखरा का जो पानी है वो बहता है? नहीं ना, वो रुका रहता है। तो हाँ जी, ये स्टैग्नेंट वाटर मतलब कि रुका जल वाला, रुका जल वाला परितंत्र है, ठीक है। अब फ्लोइंग वाटर, जैसे कि आप देखिएगा ना रिवर, यानी कि आप जब एक नदी को देखेंगे ना, नदी को देखिएगा उसकी पानी बहते रहती है, पानी बहते रहती है, रुकी नहीं रहती है, तो आपका हो जाएगा फ्लोइंग वाटर वाला इकोसिस्टम। अब हम पहुंचते हैं वहां पे जो कि है बच्चों वो है आर्टिफिशियल। तो देखिए आर्टिफिशियल में आपके हो जाएंगे फील्ड ऑफ क्रॉपलैंड, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं अनाज का मैदान, अनाज का मैदान, यानी कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो जहां पर हम लोग अन्न को उपजाते हैं। फिर एक गार्डन, बगीचा हो जाएगा। फिर एक्वेरियम, एक्वेरियम समझते हैं ना, जैसे आप जाइएगा ना तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा क्या होता है, कांच का कंटेनर होता है, उसमें लाइट इत्यादि लगे रहते हैं, उसमें पानी भरा होता है, उसके अंदर आर्टिफिशियल पौधे भी लगाए गए रहते हैं और उसमें मछलियाँ रहती हैं। तो बच्चों वो एक्वेरियम है ना, ये किसने बनाया? तो एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखा था। अगले वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के और अंदर जाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और वैसे विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि जो वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। क्योंकि देखिए बार होता है क्या, आपने तो सब्सक्राइब कर दिया लेकिन आप नोटिफिकेशन ऑन करना भूल जाते हैं, तो वीडियो जो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है और आपकी क्लास छूट जाती है। तो बच्चों आप नोटिफिकेशन एंड जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिएगा, उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम को और भी डिस्क्राइब करके जानेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।